आज का दंगल नागपुर में हुई हिंसा के बाद की सियासत पर है, क्योंकि 318 साल बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब पर आफत हो रही है। नागपुर में 17 मार्च की हिंसा के बाद पुलिस की धरपकड़ जारी है। वैसे तो 3 थानों में 6 मुकदमे कायम हैं, लेकिन गणेशपेट थाने में दर्ज मुकदमों की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि इस केस में मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान के साथ 51 आरोपी है, जिन पर 57 तरह की धाराएं लगी है। महिला पुलिस के शीलभंग की नियत से हमले का आरोप भी लगा है। मुख्य आरोपी फहीम गिरफ्तार है। 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भी है। उधर नागपुर में जोन नंबर 3 और 5 में निषेधाज्ञा कर्फ्यू आज भी लागू है, लेकिन नागपुर में हुई हिंसा पर आज 2 बड़े बयान चर्चा में आ रहे हैं। उसमें से पहला बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आया है, जिसमें संघ ने औरंगजेब के मुद्दे को आज की तारीख में अप्रासंगिक माना है और किसी भी तरह की हिंसा को समाज के लिए नुकसानदेह है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के तेलंगाना से विधायक आकर कहते हैं कि औरंगजेब की कब्र तो उखाड़ कर ही रहेंगे, जबकि खुद बीजेपी के सांसद अशोक चव्हाण हो या अजीत पवार की एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी, ये सारे नेता मानते हैं कि औरंगजेब वाले विवाद को बेकार में तूल दिया जा रहा है और महज एक फिल्म में दिखाई गई कहानी को इतिहास का संपूर्ण सच मानकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बेवकूफी की जा रही है। लेकिन खुद सीएम कहते हैं कि छावा फिल्म देखने के बाद मराठी जनमानस आक्रोशित है और ऐसे में औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन अब तो नागपुर में ही औरंगजेब की तारीफ में नारेबाजी तक सुनाई पड़ रही है। मजहबी और भड़काऊ नारे थाने के सामने ही लगाए जा रहे हैं। तो आखिर इस बिगड़ते माहौल का जिम्मेदार कौन है? क्या फिल्म की कहानी के आधार पर आज के अमन चैन को दांव पर लगाने की सियासत सही है? और क्या संभल से लेकर नागपुर और बुरहानपुर तक जो विवाद खड़े हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की दखल अब जरूरी बन गई है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। हालात यही हैं कि क्रूर अत्याचारी औरंगजेब, जिसने मराठी अस्मिता के प्रतीकों और महापुरुषों पर अत्याचार किए, उसी औरंगजेब के नारे महाराष्ट्र की जमीन पर फिर बुलंद होते रहे। इस महाराष्ट्र में रहने का इनको अधिकार नहीं है, इस नागपुर भारत में रहने का इनको अधिकार नहीं है। इनको यहाँ से पलायन करना चाहिए। औरंगजेब प्रेमी है ना, तो पाकिस्तान में जाके रहना चाहिए। ऐसे हालात देखते हुए ही नागपुर के जोन 3 और जोन 5 में कर्फ्यू निषेधाज्ञा लागू है। वैसे नागपुर में तनाव है, मगर शांतिपूर्ण। यूं तो हिंसा के मामले में पुलिस ने 3 पुलिस थानों में कुल 6 मुकदमे दर्ज किए, लेकिन गणेशपेट थाने के मुकदमा नंबर 115 में जिस फहीम खान को मुख्य आरोपी बनाया गया, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फहीम खान ने ही घटना वाले दिन लोगों को ये कहकर भड़काया और इकट्ठा किया कि मजहबी चादर जलाई गई है। हिंसा के बाद जब पुलिस ने आरोपियों की फहरिस्त तैयार की, तो सबसे पहले मुख्य आरोपी हत्थे चढ़ा, जिसने थाने में चादर जलाने की शिकायत करने के बाद लोगों को इकट्ठा किया था। उनमें से कोई आरोपी की 21 तक डेट तक पीसीआर रिमांड मिला है और वो इन्वेस्टिगेशन चालू है। क्या फहीम खान ने ही गणेशपेट के अलावा नागपुर के दूसरे थाना इलाकों में भी हिंसा कराई? इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। कि एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है, तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है, इसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फोन्स जो गए हैं। गणेशपेट थाने में दर्ज मुकदमे में 51 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ बीएनएस की 57 तरह की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। इसमें महिला पुलिसकर्मी पर हमले जैसी संगीन धाराएं भी शामिल हैं।
गणेशपेट थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 115 में जिक्र है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला शुरू किया तो महिला पुलिस कर्मियों के शील भंग की नियत से उनके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई, उन्हें अभद्र इशारे किए गए और अपशब्द कहे गए। इसके अलावा एफआईआर में पेट्रोल बम और घातक हथियारों से हमले का भी जिक्र है। हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं, उनको भी चोट लगी है। और चाहे कोई भी हो, वो ये सरकार के नजर से नहीं छूटेंगे, उनको कड़े से कड़ा शासन होगा। मैसेज जाए केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में, कि ऐसी घटना रिपीट नहीं हो। अगर पुलिस दल में ही इस तरह से घटना हुई, वो ही न्याय देने वालों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हमें क्या राय? जिन्होंने ऐसी अगर हरकत की है तो उन पे कड़क शासन होना चाहिए। नागपुर में जो कुछ हुआ या महाराष्ट्र में जैसे हालात बन रहे हैं, उसके पीछे की वजह को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि छावा नाम की फिल्म के बाद महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता, मुगलिया अत्याचार और हिंदू दमन की पुरानी कहानी को लेकर आम जनमानस में आक्रोश है। इसी आक्रोश में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की कब्र उखड़ के ही रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र का हर वो मामला छावा मूवी आने के बाद में वो दर्द को उसने महसूस किया कि किस प्रकार से मेरे संभाजी महाराज को तड़पाया गया। टी राजा की जितनी भी आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो सब फॉरेन में पढ़ती होगी, उनको कोई लेने, वो एसी में सोती होगी, लेकिन आने के बाद यहाँ पे वो कोल्हापुर में जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी निकाली, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने शेख यूनुस अब्दुल्ला को पढ़ाया, जहाँ छत्रपति शाहू महाराज ने कुरानों का भाषांतर मराठी में किया, वो शाहू महाराज की भूमि में टी राजा जैसा कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कब्र तोड़ डालो हिंदुओं। अरे हमारे हिंदू क्यों कब्र तोड़ेंगे? तुझमें दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे, और तोड़ने को लगा कब्र। मुल्क के सामने सुनहरा मुस्तकबिल पड़ा है, मगर फिल्में माजी पर बन रही हैं, उनसे मजहबी भावनाएं भड़काई जा रही हैं। आक्रोशित जनमानस में वीएचपी जैसे संगठन कार सेवा की ज्वाला भड़का रहे हैं। नतीजे में नागपुर मिलता है। तो क्या आज के हिंदुस्तान में इतिहास का औरंगजेब आखिर इतना प्रासंगिक है कि उसके नाम पर देश के अमन, शांति, भाईचारे को भंग करने का जोखिम उठाया जाए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कतई ऐसा नहीं मानता। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. संघ और महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता ही नहीं, खुद बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि औरंगजेब की कब्र के नाम पर मजहबी सियासत का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। औरंगजेब का उस वक्त का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी क्रूरता, ये तो इतिहास में जग जाहिर है, तो इसकी प्रशंसा तो कोई करेगा ही नहीं। वो तो आज उसको लेकर बवाल जो उठाया जा रहा है या उसके ऊपर जो भी चीजें हो रही है, वो समर्थन के लायक निश्चित नहीं है। सरकार में बैठे हुए मंत्री जो वोट लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं, तो उसका पालन वो मंत्री कर ही नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री क्यों उसको रोकते नहीं? मुख्यमंत्री रोकते नहीं तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ही हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना है, और इसलिए ये खेल चल रहा है। लेकिन ताजा औरंगजेब विवाद को लेकर बीजेपी के नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक इरादा जता चुके हैं कि छत्रपति के साथ क्रूरता करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, और इसी इरादे के साथ वीएचपी और बजरंग दल की मुहिम आगे बढ़ती है। 1992 की कार सेवा याद दिलाई जाती है, जिसका अंजाम नागपुर में नजर आता है। सुमी केवल पटेल के साथ मुस्तफा शेख, नागपुर आज तक। पहले जरा नागपुर में स्थिति क्या है वो पहले देख लेते हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त नागपुर में मौजूद है। पिछले 2 दिनों से नागपुर से लगातार वहां से रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। मुस्तफा, 3 पुलिस थानों में 6 मामले दर्ज इस वक्त किए गए हैं, और फहीम खान माना जा रहा है कि मुख्य आरोपी है। कोई माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी खुद चुनाव लड़ चुके हैं। मैंने सुना लोकसभा का चुनाव कुछ 1,500-2 हजार वोट मिले थे, लेकिन नागपुर की शांति भंग करने में उनकी काफी महारत लग रहा है कि दिख रही है।
जी बिल्कुल साहिल, आप कह सकते हैं कि दो पहलू है इस पूरे मामले के। जो सोमवार के दिन हादसा या वायलेंस हुआ है नागपुर में, जिसमें फहीम खान का नाम सामने आ रहा है, जो सबसे पहले गणेशपेट पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पर उन्होंने वीएचपी बजरंग दल के लोगों के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी, क्योंकि औरंगजेब की तस्वीर के साथ एक चादर जलाई गई थी जिसके ऊपर आक्षेप जताया गया था। अभी नागपुर से खबर ये आ रही है कि 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो बजरंग दल और वीएचपी से एफिलिएटेड है, जिसमें एक शहर के उनके जो ऑफिस बेरर है अमोल ठाकरे और बाकी 6 आरोपी जो है उनको कोर्ट में इस वक्त प्रोड्यूस किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नागपुर पुलिस इस वक्त एक्शन मोड पर है, डैमेज कंट्रोल मोड पर है। बट कहीं ना कहीं अभी जो सारे आरोपियों के नाम सामने आए गणेशपेट पुलिस स्टेशन के राइटिंग केस में, वो सभी आरोपी जो हैं वो नागपुर के रहने वाले लोग ही समझ कर आ रहे हैं, जिनके ऊपर अभी तक पीछे के क्या क्रिमिनल केसेस हैं इसके ऊपर जानकारी नागपुर पुलिस नहीं दे पाई है। तो और आरोपी गिरफ्तार होना बाकी है। जरा जल्दी से बता दीजिएगा कि जो बाकी थानों में जो मामले दर्ज है, मुस्तफा जरा 1 मिनट हमारे साथ रुके रहिए। एक अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो जरा देख लेते हैं। एक अहम खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, वो भी जरा देख लेते हैं। खबर ये आ रही है इस वक्त नागपुर हिंसा मामले में एक और संदिग्ध इस वक्त पकड़ा गया है। जो नागपुर से खबर आ रही है उसके मुताबिक एक और संदिग्ध इसमें पकड़ा गया है। महल इलाके से इस संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गणेशपेट थाने में 3 मामले इस वक्त दर्ज किए गए हैं और उसके साथ साथ महल में भी मामला दर्ज किया गया है। बाकी जो मामले आए हुए हैं, अब तक जो आरोपी गिरफ्तार है उसमें से 21 आरोपियों को अदालत में भी पेश कर दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले मुस्तफा बता रहे थे कि 7 वीएचपी के कार्यकर्ताओं को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा और उसके बाद उसके रिपरकेशन हमें मिला है, उसके हिसाब से 7 वीएचपी के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला हुआ है। मुस्तफा शेख, और क्या जानकारी इसमें हम दे सकते हैं? किसी और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, कोई सीसीटीवी फुटेज का जिक्र भी पुलिस की तरफ से इसमें किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कई ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर आप कह सकते हैं हमला किया है, जिन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की है। सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल फुटेज हो, उस समय में अंधेरा था, लेकिन आप कह सकते हैं सोशल मीडिया की मदद लेकर ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। ऐसे एक आरोपी को महल से गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। और आने वाले समय में ये गिरफ्तारियां और भी बढ़ेगी, ऐसा नागपुर पुलिस का कहना है। जी साहिब। चलिए, धन्यवाद मुस्तफा। उम्मीद है कि नागपुर में शांति बनी रहे, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू जारी रखा गया है। उसके बारे में भी हम जानकारी लेते रहेंगे। शुरुआत करते हैं के शर्मा जी से। शर्मा जी, आखिरकार अब नागपुर में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीएचपी के भी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि जो सुबह प्रदर्शन हुआ उसका और जो बाद में नागपुर में हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कई सारी गिरफ्तारियां भी की है। कुल मिलाकर अब शांति बनी रहेगी, कम से कम बयानबाजी सब तरीके से रुक जाएगी, ये उम्मीद पकड़कर हम चले। शर्मा जी। नहीं, देखिए साहिल जी, ये अभी जो गिरफ्तारियां वहां पर हो रही हैं, निश्चित रूप से जिन्होंने वहां हिंसा किया और एक वर्ग विशेष के लोगों ने हिंसा किया, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जिस ढंग से वहां हिंसा का तांडव किया है, पुलिस के ऊपर हमला किया है, पुलिस अधिकारी के हाथ काटने की कोशिश की है, और इसके अलावा आम लोगों, आम नागरिक के घरों पे हमला किया, गाड़ियों को नुकसान किया है, ये सारा चीज ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से इन सभी दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए और सरकार इसके लिए निश्चित रूप से संकल्पबद्ध है कि एक भी दंगाई इसमें बचेगा नहीं और किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। वहां पर जो चाहे वो मस्जिद में, जैसा कि रिपोर्ट आप लोगों ने ही दिखाया है कि 4 बजे तक पुलिस ने वहां उनके बीच शांति कराई, फिर उनके बीच कुछ लोग जाकर मस्जिद में फिर उसके लिए गए, नमाज के लिए गए, फिर नमाज से निकले और निकलने के बाद एकाएक उन्होंने हमला कर दिया और बड़े बड़े पत्थरों और इससे जो है और धारदार हथियारों से। देखिए साहिल जी, इससे कुछ चीजें समझने की जरूरत है। इस घटना से मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि ये जो घटना है, ये जो पैटर्न है, ये कभी हमने कश्मीर में देखा था कि नमाज से निकलने के बाद लोग आकर मस्जिद से निकल के लोग सीधा पथराव करते हैं आम लोगों पर। कश्मीर में भी पुलिस के ऊपर इस तरह से हमले हुए थे, लिंचिंग हुई थी, एक पुलिस अधिकारी की जान मार दी गई थी उस पर। ठीक सेम पैटर्न हमको यहां पर देखने को अभी मिला है।
ये निश्चित रूप से सरकार के लिए भी विचारणीय है, पुलिस एजेंसियों के लिए भी विचारणीय है, और इन सबसे बढ़कर ये उन मुस्लिम नेताओं के लिए, उन मौलवियों के लिए, उन इमामों के लिए, उन मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों के लिए चिंतनीय विषय कि ये क्या सोच है, ये क्या प्रक्रिया हो रही है, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों को। क्या वो इस तरह से जो पाक इबादत और की शोएब जगह जमई है, से आज का हमारा वहां सवाल से यही हिंसा होगा, निकलेगी। और ये शोएब जमई से आज का हमारा सवाल यही होगा, पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब की तारीफ में नारे लगाए जाते हैं, यही सवाल हमारा शोएब जमई से होगा। लेकिन उससे पहले के शर्मा जी, एक जल्दी से प्रतिक्रिया आपकी लेना इस पर भी चाहेंगे, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में भी है और आरएसएस के तरफ से आज स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि औरंगजेब के मुद्दे को आज की तारीख में अप्रासंगिक करार दिया है उन्होंने। अप्रासंगिक है, कोई जरूरी नहीं है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर इतना बवाल होना चाहिए, उस पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने चाहिए। अप्रासंगिक कहा है। बिल्कुल साहिल जी, बिल्कुल। मैं अभी आपने बाइट चलाई और जिन लोगों की बाइट चलाई, मैं समझता हूं कोई विरोधाभास नहीं है। सबने हिंसा को कंडेम्ड किया है और यह भी कहा है कि आज के डेट पे जो आपने जब उससे प्रश्न पूछा गया उनसे कि क्या आज औरंगजेब प्रासंगिक है, उन्होंने कहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्रासंगिकता उसकी। लेकिन प्रशंसा की प्रासंगिकता कैसे हो गई? सबसे पहला प्रशंसा के स्तुतिगान किसने किया? समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने। इसके बाद आप सुनिए, सबसे पहले तो उन्हीं ने प्रशंसा की ना औरंगजेब की, विषय तो वहीं से निकला। इसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी, एआईएएम, ओवैसी, ये सब मिलकर औरंगजेब की प्रशंसा के गान गाने लगे। आज आप इस तरह के विवादित इस बातों को क्रिएट करके आप स्वयं एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस जी तो बहुत स्पष्टता से बयान दिया, ठीक है कि ठीक है, कुछ लोगों ने डिमांड किया है, तो मतलब अब बयान दोनों तरफ से रुकने चाहिए ना, यानी नीतीश राणे, आपके टी राजा तेलंगाना से आकर कोल्हापुर में बयान दे रहे हैं, वो सारे बयान रुक जाने चाहिए ना अभी। एक बात नहीं, वो बयान भी रुकने चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बात, बिल्कुल दोनों बयान रुकने चाहिए ना, कोई मुद्दा ही नहीं है औरंगजेब पर चर्चा करने का। तेजक बयान नहीं देना चाहिए किसी नहीं, किसी मुद्दा तो आपने बनाया भैया, समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के नेता। और मैं आज एक बात का खुलासा करके जाता हूं, क्योंकि ये मैं आपके डिबेट में आगे मौका, औरंगजेब से इतना समाजवादियों का प्रेम क्यों है? बात हंसी की है, लेकिन इसको समझना चाहिए सर। औरंगजेब से इतना क्यों है, इसको यदि समझना हो तो एक इनके ही पार्टी के नेता होते थे, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ने एक बार नहीं, 3 बार 4 बार और आपके चैनल के इंटरव्यू में बैठकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव औरंगजेब हैं। ये मैं दिखा सकता हूं आपके चैनल का वाइट हेडलाइन। उन्होंने कहा कि औरंगजेब हैं अखिलेश यादव, ये उपाधि दी गई थी अखिलेश यादव को। मुझे लगता है उसके बाद से समाजवादियों ने अब मान लिया कि एक ही उपाधि तो अखिलेश यादव को मिली है, उसी की प्रशंसा करो। कांग्रेस के लोग कुछ और ही कहते हैं कौन औरंगजेब है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है। आज वो है नहीं कांग्रेस के लोग, वरना उनसे भी ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन शोएब जमई, सवाल तो सही उठाया गया है। जिसके गोद में, सुनिए, जिसकी गोद में पलकर अखिलेश यादव बड़े हुए, चलिए शोएब जमई से जवाब ले लेते हैं। अमर सिंह ने नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर औरंगजेब के तारीफ में नारे देना, और जो शर्मा जी कह रहे हैं कि ये भाई एक तरीके से मामला बनता जा रहा है कि नमाज के बाद लोग निकलेंगे तो इस तरीके के दंगे हो जाते हैं, कश्मीर की तुलना कर रहे हैं कि कश्मीर में जो होता था वो नागपुर में भी होता है करके। कैसे देखेंगे आप? ये नारे देना तो गलत मानेंगे ना आप पूरी तरीके से? नहीं, नारे देने चाहिए ऐसे। जी देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारी पार्टी का जो आधिकारिक मत इस मामले में शुरू से रहा है वो रहा है कि हम किसी भी किस्म के हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। हम उन हिंसा की कंडेमनेशन करते हैं और हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम नेताओं ने
हिंसा के बारे में, हिंसा ना करने के बारे में बयान दिए और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के बयान दिए, चाहे वो हमारे इम्तियाज जलील हो, वारिस पठान हो महाराष्ट्र में, चाहे सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी हो, चाहे हमने हमेशा इस बारे में कहा। लेकिन इसको आप तमाम परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए इस मामले। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बहुत सारी झूठ बोल के गए जिसका हम एक्सपोज भी करेंगे, लेकिन इन बातों को भी समझना जरूरी है कि क्या इससे पहले औरंगजेब पे या मुगल्स पे चर्चाएं नहीं हुई इस देश में? बहुत चर्चाएं हुई, हमने खुद टेलीविजन पे वाद विवाद करते रहे, तमाम जगह चर्चाएं हुई, लेकिन कभी भी किसी समाज को या मुस्लिम समाज को आपने सड़कों पर आते हुए नहीं दिखा होगा। ये बीजेपी को बुरा लग गया, ये बीजेपी को अच्छा नहीं लगा कि अरे भाई इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं औरंगजेब पे और यहाँ से कोई लोग भड़क नहीं रहे, कहीं प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो इन्होंने एक साजिश रची। और ये साजिश क्या थी? वो साजिश ये था कि औरंगजेब के नाम पर उन्होंने एक ऐसी चादर को जानबूझ के जलाया जिस चादर पे मक्का और मदीना की तस्वीर बनी हुई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी। ये खुद वहां के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। एक आंदोलन था, तो एक सांकेतिक वहाँ पे ईंटों की कब्र बनाई। अब सुनिए, उन्होंने खुद को क्या समझ में आएगा ये माना, तो साधारणतः वो जो हरा कपड़ा था और कब्र के ऊपर हरा कपड़ा रखते हैं, तो उस तरह का उस चीज को जब जलाया गया, उसको जब तोड़ा गया, तो उसका इन्होंने एक फालतू में एक विषय बनाया, कपड़ा रखा गया। ये क्या इस देश के लोगों को, आम आदमी को भी पता होता है कि क्या उर्दू में या अरबी में कुछ भी लिखा है या मक्का मदीना तस्वीर, ये जानबूझ के किया गया है। अब ये जो रिएक्शन, ये जो कुछ भी हुआ है, ये किसी औरंगजेब की वजह से ये सड़कों पे नहीं आए या फिर वहां केस दर्ज हुआ इस मामले में, FIR दर्ज हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से धार्मिक, तो औरंगजेब के तारीफ में नारे क्यों दे रहे थे? और VHP ने किया। तो औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों दे रहे थे? चलिए आपकी बात मान लेते हैं एक बार, नहीं आपकी बात एक बार मान भी लेते हैं, आपकी बात एक बार मान भी लेते हैं कि भाई उसके वजह से नहीं आए थे, लेकिन औरंगजेब जिंदाबाद के नारे क्यों दे रहे थे? आप सुनिए, ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं कहां कह रहा हूं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी यहां से जिन्होंने हिंसा किया है, लेकिन जिन्होंने साजिश की है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसको क्यों नहीं यहां से महाराष्ट्र निकल जाना चाहिए? वो कौन लोग थे, इसके पीछे मास्टर्स कौन थे? 7 VHP के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आज। साजिश करके मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया। मैं बता रहा हूं ये क्यों हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ये चाहते हैं कि मोदी जी के बाद जब अगला उत्तराधिकारी जब चुना जाए तो वो उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में हो। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच में एक स्पर्धा लगी हुई। बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए, आप शाहू जी महाराज की बात करते हैं, संभाजी महाराज की बात करते हैं, आपको क्या इतिहास के बारे में पता है? जब संभाजी महाराज का जब यहाँ से मृत्यु हो गई उनकी, उसके बाद उनके बेटे थे आदरणीय शाहू जी महाराज, उन्होंने क्या किया? उसके बाद भी उनका दौर आया। शाहू जी महाराज ने जब औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के बारे में जब कोई विचार नहीं किया, तो ये कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे ज्यादा यहाँ से मोहब्बत करते हैं? ये कौन ऐसे लंपट लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं? यहाँ तक कि साहू शर्मा जी से इस पर भी सवाल पूछेंगे हम। सुषमा अंधारे हमारे साथ जुड़ चुकी है, शिवसेना यूबीटी की। विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है महाराष्ट्र में, सुषमा अंधारे, कि सरकार ने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जिस तरीके की चीजें हो रही थी। लेकिन देखिए, अभी VHP के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। सामना बार बार लिख रहा है कि कोई नए शिवाजी महाराज को जन्म दे रही है बीजेपी। आज सामना का अग्रलेख पे पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई नए शिवाजी महाराज को जन्म दिया है वगैरह करके। आप एक कोई नया ही मुद्दा छेड़ रहे हैं उसको लेकर। और औरंगजेब की तुलना तो आप भी करते रहते हैं कई लोगों से चुनाव के वक्त में, खास करके महाराष्ट्र में। साहिल जी जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे, ऐसा शब्द प्रयोग कर रही हूं मैं, और जिस तरह से देवेंद्र जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यह प्री-प्लान कोई साजिश थी, तो दो मुद्दे हैं हमारे कि अगर आपको इस राज्य के गृह मंत्री को लगता है कि यह प्री-प्लान कोई साजिश थी, तो आपका होम मिनिस्ट्री आपकी पूरी क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय के लोग कहाँ सो गए थे? गृह मंत्री को क्या इस बात की अगर खबर है कि यह कोई प्री-प्लान साजिश है, तो उन्होंने उसके लिए कोई प्रिकॉटरी एक्शन क्यों नहीं ली? ये पहला सवाल है। दूसरा, जो अभी मेरे पहले के वक्तागण कौन बात कर रहे थे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसमें एक सच्चाई है कि जब उन्होंने कहा कि हमें कब्र खुदवानी है, तो अरे भाई हमने तो कहा ना, वो थोड़ी हमारा कोई चाचा भतीजा काका मामा बाबा है, आपको खुदवानी है तो खुदवा दीजिए। लेकिन तब बीजेपी को लगा कि अरे बात में मजा नहीं आया,
विपक्ष तो कुछ रिएक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर विपक्ष रिएक्ट नहीं हो रहा है तो लोगों को उकसाना पड़ेगा। नागपुर में जिस तरह से औरंगजेब जय के नारे दिए गए, यह नारे देना बिल्कुल सरासर गलत है। सिर्फ गलत ही नहीं, अपराध है, गुनाह है, एकदम इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है। लेकिन मेरा मानना है कि नारे देने वाले लोग भी, बीजेपी ने उनके भेजे हुए डुप्लीकेट सियासी लोग थे जो जानबूझकर इस माहौल को खराब करना चाहते थे। शर्मा जी जवाब दीजिए। यह रमजान का महीना चल रहा है, इस रमजान के महीने में जिनको अपनी सियासत करनी जरूरत है, हम आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दें, लाडली बहन का नाम लेकर असेंबली इलेक्शन की फसल कोई आपके पास सबूत है क्या, या आप ऐसे ही हवा में आरोप लगा रही है? सुषमा जी, शर्मा जी जवाब देंगे, लेकिन लोगों को जानना जरूरी है, कोई सबूत है आपके पास? औरंगजेब की कब्र की फसल इनको काटनी जरूरी है। अगर इनको आज की तारीख में, चलिए एक मिनट, अभी मुख्यमंत्री जो गृह विभाग के सवालों का जवाब दे रहे थे विधानसभा में, उसमें उनका बयान आया हुआ है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। आयत वाली कोई भी चादर नहीं जलाई गई थी। शोएब जमई सुन लीजिए, सरकार की तरफ से अधिकृत बयान आ चुका है, आयत वाली कोई भी चादर नहीं जलाई गई थी। नागपुर आज महाराष्ट्र की विधानसभा में, मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया हुआ है कि आयत वाली कोई भी चादर नहीं जलाई गई थी। नागपुर शांत शहर है और इस तरीके के दंगे 1992 में भी, 1992 में भी नागपुर में नहीं हुए थे, यह भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। और उनका कहना है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से चल रहा है। कुरान की कोई भी आयतें जलाई नहीं गई थी और रूमर फैलाई गई गलत तरीके से, ये भी यहां पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। और पुलिस को कहा गया उनके तरफ से कि पूरी तरीके से एक्शन लिया जाए। के शर्मा जी, जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सुषमा अंधारे तो कह रही है, विपक्ष तो कह रहा है कि घोषणा देने वाले भी आपके ही लोग हैं, क्योंकि जो गिरफ्तार किए हैं फहीम शमीम खान, वो कोई माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, कोई विपक्षी पार्टी भी नहीं है। 1,500 वोट मिले थे उनको लोकसभा चुनाव में, नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था तब। के शर्मा जी, नहीं, शिवसेना उबेटी के उद्धव ठाकरे के गुट की जो प्रवक्ता उसी तरह झूठ बोल रही हैं यहाँ, जैसे अभी एआईएम के प्रवक्ता जो है यहाँ पर बैठ के एक उसके ऊपर आयत जलाने का झूठ बोल रहे थे। मुझे आज हंसी भी आ रही है और शर्म भी आ रही है। ये बाला साहब, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है बैठ के यहाँ पर। अरे मैं नहीं समझ पाता हूँ इस पार्टी को, उद्धव ठाकरे के मस्तिष्क को क्या हो गया। के मुर्दे कराएंगे आप 3 दिन से सामना का 3 दिन से, अरे भाई आप मैडम, मैंने बीच में नहीं बोला, आप मत बोलिए, आप सुनिए शांति से। आपने इतना झूठ बोला, आप इतना झूठ आरोप लगाई, मैं कुछ नहीं बोला। तस्वीर नहीं बनी हुई है और ये क्या जला रहे हैं, ये क्या किस पे पैर लगा रहे हैं बताइए आप। शायद ये जैसा डिबेट। एक मिनट, शोएब जमई जी आपके पास भी आएंगे, आप एक एक करके जवाब लेंगे। शोएब जमई जी एक एक करके जवाब देंगे, एक एक करके जवाब लेंगे। शोएब जमई जी, सबको मौका मिलेगा, मैं सबको मौका देता हूं, आपको भी पता है। शर्मा जी से सवाल पूछा है, वो जवाब देने दीजिए, उसके बाद सुषमा अंधारे को भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। गुलाब चंद जी भी इंतजार कर रहे हैं, और संगीत रागी जी से तो आज मुझे 2 सवाल पूछने हैं। शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब दे दीजिएगा, बाकी लोग के पास भी जाएंगे। देखिए, शोएब जमई ने जो ऑडियो भी सुनाया, उसमें भी ये नहीं कहा गया था कि उसमें आयत थी, उसमें भी कहा गया कि एक हरा कपड़ा था। लेकिन झूठ बोलना है, लोगों को भड़काना, इसके अलावा इनकी राजनीति नहीं चल सकती साहिल जी। और अभी तो शिवसेना की प्रवक्ता जो है उद्धव ठाकरे गुट की जो बोल रही हैं, उसमें तो मैं कहता हूं हंसने के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। 3 दिन से आपने अपने सामना का लेख देखा है। चलिए अंधारे जी जवाब दे दीजिएगा। बाला साहब ठाकरे के विचार थे कि भारत मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, भारत का एक अंग मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। शर्म नहीं आई उद्धव ठाकरे को ऐसा लिखते करते हुए? ये सोच है शिवसेना उद्धव ठाकरे की? पेड़ वर्कर है। अरे बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को सत्ता के लिए कितनी तिलांजलि देंगे आप? आपका पेड़ वर्कर, आप माइनॉरिटी, आप समझाने चल रही है।
है। आप लोगों ने भैया बीच में मत बोलिए बहन जी, सही मायने बीच में में मत बोलिए। आप समझाने चल रही हैं। आप लोगों ने भैया बीच में मत बोलिए बहन जी, सही मायने बीच में मत बोलिए। ये आपकी किया है। अभी सुषमा जी का जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी जरा आपकी अज्ञानता को दर्शा रहा है बीच में गृह बोलना। मंत्री असफल गृह मंत्री नहीं मुझे तो बोलने दीजिए सबसे साहिल जी, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो मैं भी सबके बीच में बोलूंगा। आएंगे आपके पास भी आएंगे। करनी पर हाथ इसको बंद कराइए, इनको ये पहली बार आई है। शर्मा जी आपकी बात सुन ली, जरा एक जवाब ले लेते हैं उनसे। जी को अगर नहीं न्याय नहीं उद्धव, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग। ये सोच है, मानसिकता बन गई है इनकी। आप औरंगजेब की प्रशंसा में, मुस्लिम तुष्टीकरण में, मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप इतने नीचे गिर जाएंगे कि भारत के विभाजन की बात करने लगेंगे। आप मुस्लिम राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहे हैं। चलिए, ये है संजय राउत। अरे पूरे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को रसातल पे पहुंचा दिया उस आदमी ने। संगीत रागी, विरोध की बात कर, संगीत रागी जरा एक मिनट सबको शांत करिए। संगीत रागी जी, आज तो मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। ऐसा क्यों होता है बार बार, और आपसे आज एनालिस्ट के रूप में मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि आप संघ को बहुत करीब से देखते हैं, इसके लिए मुझे यह सवाल आपसे पूछना है। संभल का मुद्दा निकलता है तो मोहन भागवत जी का बयान आता है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, जमीन के नीचे शिवलिंग ढूंढने में मत लग जाइए। औरंगजेब का मुद्दा यहां पर गरमाया जाता है, उसके बाद संघ की तरफ से बयान आता है कि आज की तारीख में वो अप्रासंगिक है पूरी तरीके से, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी उस पर बयानबाजी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ये आरएसएस की तरफ से इस बात को कहना पड़ रहा है? संगीत रागी। साहिल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से यह बयान इसलिए आता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक सद्भाव चाहता है, और आपने देखा होगा ऐसा नहीं है, ये सुदर्शन जी के समय से ही इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। लेकिन एक बात मैं जान लो, मेरी बात को पूरी तरीके से गंभीरता से सुन लीजिए। शुतुरमुर्ग यदि अपने बालू में सर गाड़ दे तो ऐसा नहीं है कि खतरे टल जाते हैं। पॉलिटिकल इस्लाम के दुनिया में यदि जिसने इतिहास नहीं पढ़ा है वो बेशक इसको टाल सकता है। लेकिन एक कहावत हमने सुना था पहले भी, लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इस 70 साल के अंदर हम मुस्लिम कट्टरता और उसके पॉलिटिकल इस्लाम के चरित्र को यदि अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगा। एक मिनट पहले मेरी अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आप जरूर सुनी नहीं है। सुन लीजिए। पहले आप जरा मेरा एनालिसिस आपने ठीक से दिया नहीं सर आज। नहीं मैं दे रहा हूं सर, आप समझ जाइए। बड़बोले लोगों को रोकने के लिए दिया जा रहा है, उनको लगता है कि ये मामला भटकाने की कोशिश होती है, इसके लिए बयान दिया जाता है। उसका एनालिसिस बताइए ना जरा मुझे वो सुनना है आपसे, क्योंकि आप जानते हैं उसके मामले में। इसके लिए साहिल सुन लीजिए। मुस्लिम समाज को पता है उसे क्या करना है, उसका हित कहां है उसे पता है। एक पंचर लगाने वाला भी जो है वो शाहीन बाग के साथ खड़ा हो जाता है। हिंदू समाज अभी तक 70 साल में अपने देश को तुड़वाने के बावजूद भी नहीं समझ पाया है कि हम कहां पर खड़े हैं और हमारे लिए दुश्मन को हमारा दुश्मन कौन है, हम पॉलिटिकल इस्लाम को काउंटर कैसे करें। अभी तक शायद हिंदू समाज सवाल कुछ और में नहीं आया है। दूसरी बात, आपने कहा, सुनील आम्बेडकर जी ने कहा कि प्रासंगिक नहीं है, तो जो आपका न्यूज प्रासंगिक नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसे नहीं चलाते हैं। घर में कोई वस्तु होती है जो अप्रासंगिक हो जाता है, उसे आप क्या करते हैं, आप बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो वाकई उसकी मजार, औरंगजेब की मजार हमारे लिए हिंदुओं के लिए कोई प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जो इस देश का मुसलमान कहता था कि मुगल हमारे कोई बाप दादा नहीं थे, मैं जरा आपको इंग्लिश में बता देता हूं क्योंकि जवाब इंग्लिश में आया था। 10 सेकंड सुन लीजिए। जो लोग आरएसएस ने कहा, आई थिंक औरंगजेब इज नॉट रिलेवेंट इशू, दादे वो थे उनके, और ये पता लग रहा है कि किस प्रकार से वहां पर, चलिए शोएब जमाई जवाब दीजिए, महल के पास थाने पर जाकर के किस प्रकार से उन्होंने कहा, औरंगजेब के पक्ष में किस प्रकार से जयकारा लगाया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है हिंदू समाज को यह तय करना है कि इसका प्रतिकार कैसे करे, नहीं तो क्या मजाल है कि 12% की आबादी, साहिल जी देखिए, असल में पहली बात तो ये है कि
और कहे कि हम चैनल तुम्हारे घरों पर में आग लगा देंगे, चैनल दुकानों में पर आग लगा बड़े देंगे, बड़े कारों में बड़े आग लगा पार्टी देंगे। के प्रवक्ता बैठकर और झूठ हिंदू बोलते चुपचाप बैठा हुआ हैं है। और ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी नागपुर में मुसलमानों की धार्मिक भावना आहत करने के ऊपर एफआईआर समय दर्ज हुए। मुसलमानों काय को की दर्ज हुए? धार्मिक भावनाएं क्योंकि एक ऐसी भड़कती है। सेक्रेट चादर अयोध्या में जब जो कार से मजारों उठा पर के चढ़ाई जलाया जाती गया था है ना, उसको जलाया जब गया और कार उन से चादर में उठा के होता जलाया क्या है? गया था, साफ लेकिन तौर पर आयत ये नहीं थी उसमें नागपुर सर। का लोकल आपने आयत का पोर्टल है, जिक्र चैनल किया है, था। उसमें दिख रहा है मुसलमानों की कि भावनाएं भड़कती है। सर हर समय सर उसमें मोहम्मद लिखा हुआ है, सर उसमें मक्का और मदीना की तस्वीर है। आप बताइए अगर इनका केस अलग होता, अरे भाई उनको चुप कराइए ना, एक तरफ तो चुप कराइए, कम से कम फीडर तो डाउन कर दीजिए अगर मुझे आप समझ संदीप रागी जी जरा एक ऐसे मिनट कैसे रुकिए, आपकी चलेगा? बात सुन ली है, अभी जरा दूसरी भी बात सुनते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सवाल जवाब कर रहे हैं, प्लीज जरा संगीत रागी जी को शांत करिए। शोएब जमाई प्लीज बोलिए। शोएब जमाई, देखिए चूंकि ये बात मैं पार्टी की तरफ से रख रहा हूं तो हमें बहुत गंभीरता से रखनी चाहिए। देखिए हमने जो बात रखी उसमें कहीं गलत नहीं है। उस चादर में मक्का और मदीना की तस्वीर थी, उस चादर में मोहम्मद लिखा था और ये लोकल चैनल नागपुर ने भी यहां से चलाया, उसके नेता ने भी कहा, उस पर एफआईआर भी दर्ज है और हमारी पार्टी का आधिकारिक मत भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। तो हम इससे कहीं पीछे नहीं हट रहे, चाहे कोई भी यहां से कर दे, इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए आप। पहली बात नंबर 1, आप तो कंडेम कीजिए इस झूठ का, मान लीजिए कोई इस प्रोपेगेंडा का आप तो गलत सरकार ने आज अधिकृत बयान दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस का बयान आ चुका है उस पर, अधिकृत बयान सीएम पुलिस का बयान आ चुका है उस पर। कल नागपुर के पुलिस कमिश्नर कह चुके हैं उस पर। कोई साहिल सबसे बड़ा सवाल है कि खुद बजरंग दल के नेता यहाँ पे कबूल कर रहे हैं के 7 बजे कि हमने चादर जलाया है से आ गया। और मान लीजिए कि ये अगर केस सिनेरियो उल्टा होता, कोई मुस्लिम संगठन अपने विरोध प्रदर्शन में अगर हिंदू देवी देवता करने के लिए अगर इस तरह से वहाँ पर शांति करने के लिए डिसरिस्पेक्ट करता तो आज क्या होता है? आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ करके और आप सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने नागपुर के अंदर साजिशें की है, जिन्होंने नागपुर के अंदर दंगे भड़काने का काम किया है, जिन्होंने नागपुर के अंदर यहाँ से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया, उन पे कार्रवाई करने नहीं जा रहे हैं। उनको आप बचा रहे हैं टेलीविजन पे आके। अरे कैसे नहीं करने चाह रहे हैं? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आपने सुना, अभी अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे कि 7 वीएचपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। उसमें शोएब जमाई जी 7 वीएचपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गणेशपेट के थाने में 3 एफआईआर दर्ज है। उन तीनों एफआईआर में से पहला एफआईआर वीएचपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। इस पूरे मामले में हमने सबसे पहले दंगे को, हिंसा को कंडेम किया। हमने सबसे पहले कहा कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, रमजान का मौका है और ऐसे समय में कुछ नहीं हो। हमने कभी भी दंगाइयों का सपोर्ट नहीं किया और हम स्पष्ट तौर पर गुलाब चंद दुबे, लेकिन जिन्होंने दंगा भड़काया, जो लोग इस साजिश को, चलिए गुलाब चंद दुबे जल्दी से आपका जवाब। आप टेलीविजन पे आके उनको बचा। शर्मा जी आपके पास आता हूं। गुलाब चंद दुबे जी कब से शांत बैठे हुए, जरा एक जवाब ले लेते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यह मुद्दा काफी उठा के रखा हुआ था। अब देखिए संघ भी कह रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी भूल जाइए करके। गुलाब चंद दुबे, साहिल जोशी जी, हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का एक बयान था कि सोची समझी षड्यंत्र और साजिश के तहत यह नागपुर में एक शांत शहर को एक अंजाम दिया गया। अभी जिस ढंग से हमारे ईमानदार जामाई नेता और हम विशेष करके अपनी बड़ी बहन सुषमा अंधारे बारे में करना चाहता हूं, आज बड़ा दुर्भाग्य है साहिल जोशी जी, हिंदू हृदय सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे के चेहरे को लेकर एक ऐसा बयानबाजी जी औरंगजेब का रिश्ते का स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब किनका रिश्ता क्या है। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने, मैं क्लिप आपके पास भेजना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब को उन्होंने भाई से रिश्ता वाली बात की। अभी परसों संजय राउत जी ने बयान दिया है कि औरंगजेब के कब्र को सौर का प्रतीक माना गया है और हमारे आदित्य ठाकरे साहब ने कहा है कि महाराष्ट्र को दूसरा मणिपुर मत बनाइए। अरे मैं षड्यंत्र साजिश का हिस्सा है साई जी। मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के आंदोलन कर रहे सभी इस्लाम धर्म के लोग या विशेष करके सांप्रदायिक लोग जंतर मंतर पे, वहां पे एक षड्यंत्र साजिश के तहत उनकी योजनाबद्ध तरीके से उनका सांसद इमरान मसूद जिस तरह से वो कहता है कि अगर हमारे धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया तो यहाँ पे खून की नदियां बहेंगी। नागपुर पर आइए, नागपुर पर आइए गुलाब चंद जी, नागपुर पर बात कर रहे हैं हम लोग। सच तो ये है, ये फिल्म की वजह से हुआ है क्या? लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि फिल्म देखने के बाद कई लोगों की भावनाएं भड़क गई है। आपने भी फिल्म देखी होगी शायद, छावा। जी साहिल जोशी जी, छावा फिल्म देखने के बाद महाराष्ट्र ने बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में हिंदू समाज के अंतर्गत निश्चित तौर पर भावनाओं में कहीं न कहीं एक उत्तेजित भावना उठी है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आप भी मानती है क्या इस बात को?
जी फिर सुधराइए। मैं जो ये लोग बार बार बोले जा रहे हैं ना, सुषमा अंधारे, आप मानती है कि बाला साहब ठाकरे अपना रिश्ता बताए, तो हम बार बार बताए जा रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र से हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई सरोकार नहीं। औरंगजेब की जयकार में जो नारे लगाए गए वो गलत है, वो पाप है, वो अनुचित है, उसका कोई समर्थन नहीं कर पाता। लेकिन औरंगजेब की कब्र यह बीजेपी की जरूरत है। बीजेपी ने अपनी जरूरत, अपनी सियासती राजनीति करने के लिए यहाँ पर लोगों के घर जलाए, जानबूझकर नारेबाजी की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झंडा जलाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर दंगा भड़काया। चलिए शर्मा जी, के लोगों अब जवाब दे दीजिएगा, ये फिल्म वाला मामला भी कहां से उठता है? कहते हैं कि फिल्म के वजह से महाराष्ट्र में कई लोगों का दिमाग थोड़ा सा गुस्से में है और इसके वजह से ये सारी प्रतिक्रिया भी आ रही है। और सुषमा अंधारे भी कुछ कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले। शर्मा जी, एक समय वो था कि अयोध्या उस बाबरी को लेकर के आप जैसे पत्रकारों ने पूछा माननीय बाला साहब ठाकरे जी से कि आपका बाबरी मस्जिद में आपका हाथ था, उन्होंने हाथ नहीं था। ये हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे। चलिए एक मिनट, गुलाब चंद जी, अभी शर्मा जी बात करेंगे, जरा बाकी लोगों का ऑडियो डाउन करिए, शर्मा जी को जवाब देना है। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। साहिल जी, बोलिए। सबसे पहले तो मेरा आपसे बहुत करबद्ध निवेदन है, आप सबसे काफी प्रतिष्ठित चैनल है और बहुत लोग, करोड़ों दर्शक हैं आपके आज तक के। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर, जो होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सदन के अंदर जब अधिकृत बयान दिया और ये कहा है कि वहां किसी प्रकार के किसी धार्मिक प्रतीक को नहीं जलाया गया है। सुनिए, बयान चलाने के बाद मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपके चैनल पे एक व्यक्ति बैठकर सरेआम लोगों को भड़का रहा है, अफवाह फैला रहा है, जिसके पास कोई तथ्य नहीं है। इस व्यक्ति से या तो माफी मंगवाइए और नहीं तो इसको प्रतिबंधित कीजिए अपने चैनल पर। इस तरह की बयानबाजी एक प्रतिष्ठित चैनल से प्रसारित नहीं होना चाहिए। यह देश की एकता का प्रश्न है साहिल जी। ये ओबीसी हो या तो हमने करेक्ट किया कि वो जो बोल रहे थे वो गलत है। इस तरह के जो सरकार की तरफ से साफ किया गया कि इस तरह की कोई चादर दंगा करवाते हैं, यही लोग ऐसे लोगों को प्रतिबंधित अपनी राजनीति हमारे आयात की चादर चलाई गई। आयात की चादर चलिए दूसरे विषय पर आता हूं। जरा एक मिनट, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। शर्मा जी, मुझे जरा एक सवाल आपसे यह भी पूछना है। चलिए, उनको बोल दिया गया है। शर्मा जी, आपसे एक सवाल यह भी पूछना है। कल जब मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बात कर रहे थे, तब उन्होंने छावा फिल्म का जिक्र भी किया, जिसके वजह से उनका कहना है कि कई लोगों में एक क्षोभ है वो फिल्म देखने के बाद, उसके वजह से जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे। ये भी बात वो कहने की कोशिश कर रहे थे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आपको लगता है कि अब ये फिल्म का मामला भी कहीं ना कहीं निकल रहा है, क्योंकि कई जगह पे उसके शोज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, लोग मानकर चल रहे हैं कि यही इतिहास है करके, जो छावा में दिखाया गया। खुद एकनाथ शिंदे भी कह रहे थे कि देखिए छावा में कैसे दिखाया गया था चीजों को वगैरह। फिल्मों को लेकर एक सर्वसम्मति, मैं समझता हूं कि हमेशा विपक्ष भी एक नारा लगाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फिल्म बनाया जा सकता है, किसी फिल्म की व्यक्ति पर वो रोक नहीं लगाया जा सकता। कितने बार इस विषय पर चर्चा हुआ है साहिब। और इतिहास के पन्नों को पर आधारित यदि कोई फिल्म बनाया गया और उस फिल्म में अत्याचार जो हुए हैं और क्रूर अत्याचार हुए हैं, ये 700-800 साल का इतिहास है भारत का। हिंदुओं के ऊपर जितना अत्याचार हुआ है, आज यदि उस पर कोई फिल्म बनाकर यदि रखता है तो लोग यदि देख के उसको, जो उसके मन में एक पीड़ा तो उभरेगी कि इस तरह से अत्याचार करने वाले जो लोग हैं आज उसका महिमा मंडन लोग कर रहे हैं। ये क्यों उभरा? अबू आजमी और ये जो कांग्रेस गठबंधन के लोग हैं, यदि ये औरंगजेब की प्रशंसा के गीत नहीं गाते, ये जयकारे नहीं लगाते, तो कौन लोगों की भावना आयत होती? सुषमा अंधारे जी, उस फिल्म के बाद अबू आसिम आजमी ने कहा इसके वजह से ये मामला भड़क गया, उसके बाद नीतीश राणे वगैरह सब लोग आ गए। वो जब औरंगजेब के साथ खड़े हो गए तो लोगों के अंदर ये तकलीफ क्यों नहीं होगी? आप इतने 140 करोड़ भारतीयों के शोएब जमै जी देखिए, उनके आज उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। फिल्म का जिक्र निकला है, इसके लिए समय मेरे पास खत्म हो चुका है
उम्मीद सिर्फ इतनी कर सकते हैं कि अब आरएसएस के बयान के बाद कम से कम एक तरफ से तो बयानबाजी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिल्म का जिक्र निकला है, इसके लिए मुझे बात कहना जरूरी है। आज की तारीख में 500 करोड़ रुपए इस फिल्म ने बनाए हुए हैं। फिल्म के तरफ से कोई भी बंदा इस पर बात करने को तैयार नहीं है, ना फिल्म का हीरो, ना फिल्म का डायरेक्टर, ना फिल्म का प्रोड्यूसर। लेकिन फिल्म पर शुरू होने के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाता है, वो सिर्फ मुझे लोगों के सामने रखना है। फिल्म शिवाजी सावंत के उपन्यास पर आधारित बनाई गई है। फिल्म में ड्रामा फिक्शन शामिल होने का डिस्क्लेमर वहां पर रखा गया है। फिल्म से किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है और दर्शकों से, सबसे बड़ी बात, दर्शकों से इतिहास को समझदारी से पढ़ने की अपील भी इस फिल्म में की गई है। फिल्म तो पैसा कमाकर चली गई है, लेकिन उसके बाद सचेत जो समाज है उसको समझना चाहिए कि इस फिल्म को लेकर उन्हें क्या करना है।